बाद अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट के पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, इसकी तीसरी एक्सरसाइज 1.3 इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ सेट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सेट ए दिया गया है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और कुछ क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो उन क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज़ हमें मालूम करना है। यहाँ पर देखिए सेट ए दिया हुआ है, जो सेट ए क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट में यूज़ किया गया है उसकी वैल्यू दी गई है, और जो क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ मालूम करना है। इस तरह का एक आसान सा सवाल है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट में जो क्वान्टिफाइड दिया गया है आपको उसके मुताबिक उसकी ट्रूथ वैल्यू डिसाइड करनी होती है। सबसे पहले जो सेट ए दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। सेट ए में 3, 5, 7, 9, 11, 12 इस तरह के तकरीबन 6 एलिमेंट हैं, और स्टेटमेंट के अंदर जो क्वान्टिफायर यूज़ किया गया है वो है देयर एग्जिस्ट, जिसे आप एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर भी कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर में क्या होता है, हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि उसमें अगर एक भी एलिमेंट, सेट ए का एक भी एलिमेंट दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कंप्लीट क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट ट्रू होता है। इफ़ एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन देन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर सेट ए के अंदर 6 एलिमेंट है, 6 में से कोई एक एलिमेंट भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो हम इस कंप्लीट क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3, 5, 9 अगर आप देखें, 9 - 8 = 1 होगा। तो फॉर x = 9, फॉर x = 9, x - 8 या फिर 9 - 8 = 1, यानी x = 9 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो दी हुई क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहेंगे कि कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, जैसा कि एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर का रिक्वायरमेंट था। नेक्स्ट है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सच दैट x² + x इज़ एन इवन नंबर। फिर से सेट ए देखें, यहाँ पर तकरीबन 6 एलिमेंट है, वही एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, 12। अब यहाँ पर जो क्वान्टिफायर यूज़ किया गया है वो है यूनिवर्सल क्वान्टिफायर, यानी फॉर ऑल। और फॉर ऑल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कंडीशन क्या होती है कि इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, जितने भी एलिमेंट दिए गए हर एक को दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करना लाजमी है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो सेटिस्फाई नहीं करता कंडीशन को, तो कंप्लीट क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर अगर यूज़ किया गया है तो यहाँ हमारे पास जो दिया गया है सेट ए, उसके सभी एलिमेंट यानी जो 6 एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, 6 के 6 एलिमेंट को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना कंपलसरी है फ़िलहाल। तो हम चेक करते जाएंगे। पहले x की वैल्यू यहाँ पर या तो 3 रखें या फिर 12 रखें। तो जो कंडीशन है अपने पास यूनिवर्सल क्वान्टिफायर की, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेटिस्फाई गिवन कंडीशन देन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो सबसे पहले हम जो कंडीशन दी हुई है x² + x इज़ एन इवन नंबर, ये कंडीशन दी हुई है। हम x की वैल्यू पहले रख के देखते हैं 3। यहाँ पर 6 एलिमेंट है, पहले 3 रख कर अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 + 3, 9 + 3 = 12, और 12 ये इवन नंबर है क्लियरली। वैसे आप 5, 7, 9, 11, 12 ये सब वैल्यूज़ रख कर देखें तो इसी तरह की एक लिस्ट आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 + 5 13, और x की वैल्यू 7 रखने पर ये होगा 49, 7 का स्क्वायर, और 49 + 7 56। वैसे ही 9² की वैल्यू होंगी 81 + 9 90, और 11 का स्क्वायर 121 + 11 132। जब आप x की वैल्यू 12 रखेंगे तो वो होगा 144, या फिर 12² + 12, ये होगा 156 के इक्वल। तो जितने भी एलिमेंट हमको यहाँ पर मिले, जब हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर रखी दी हुई कंडीशन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर 12 मिला, इसकी यूनिट प्लेस में 2 है, 30 की यूनिट प्लेस में 0 है, यहाँ पर 6 है, इधर 0 है, इधर 2 है, इधर 6 है, यानी जितने भी एलिमेंट हमने यहाँ पर रखे सबके सब हमको इवन मिल गए, जैसा कि कंडीशन दी हुई थी। तो हर एलिमेंट जो है सेट ए का दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉर ऑल की कंडीशन है वो ट्रू है, जो ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन जो उसका रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। मतलब क्या, जो क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x² <0। फिर से वही सेट इस्तेमाल करेंगे,
और कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस दैन 0 और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, पता है आपको क्या करना है उसके अंदर, एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन देन कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। तो हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप देखें यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर लेस दैन 0 और आपको पता है कि जो नंबर हमें दिए गए 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये सब के सब रियल नंबर है और रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है किसी भी रियल नंबर का, आप कोई भी रियल नंबर लो उसका स्क्वायर अगर होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ये तो नेगेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। यानी ये जो 6 एलिमेंट है इसमें से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि एक भी एलिमेंट हमें ऐसा नहीं मिला जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के अंदर जो दी गई है कंडीशन उसे सेटिस्फाई करता हूँ। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x इज़ एन इवन नंबर, फिर से वही सेट ए का इस्तेमाल करना है और जो क्वांटिफायर है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसके मुताबिक ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेटिस्फाई गिवन कंडीशन देन स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कंडीशन क्या है, एक्स इज़ एन इवन नंबर, तो आप यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इवन है, जैसे यहाँ पर 2 इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, लेकिन 1, 3, 5, 7 ये 4 एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो इवन नहीं है। मतलब जो फॉर ऑल का रिक्वायरमेंट था, फॉर ऑल कहता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट इवन है, फॉर ऑल का कहना है सेट ए का हर एक एलिमेंट इवन है, लेकिन यहाँ पर ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो इवन नहीं है, मतलब फॉर ऑल झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 3 इवन नंबर, ये फॉल्स है, यहाँ पर ही इसका झूठ पकड़ा गया फॉर ऑल का, तो ये जो कंप्लीट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, फिर से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है सच दैट 3x + 8 ग्रेटर दैन 40, सेट वही इस्तेमाल करना है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट ढूंढना है, सर जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसके मुताबिक एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई कंडीशन देन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक एलिमेंट हमको ढूंढना है जो 40 के बड़ा मिल जाए हमको यहाँ पर। तो 40 से बड़ा मिलने की कंडीशन क्या होगी, हम सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे पहले चेक करेंगे। अगर ये एलिमेंट हमको मिल जाता है 40 से बड़ा, तो यहीं पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है 3x + 8 ग्रेटर दैन 40 और यहाँ पर x इक्वल टू 12 रखता हूँ, तो ये कितना होगा, 12 रखने के बाद 3 × 12 x की जगह पे हमने यहाँ पर 12 रख दिया +8। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो 36 + 8 44, तो 44 क्लियरली बड़ा होता है 40 से। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट के जो कहने का मतलब था कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसके बाद है तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए 2x + 9 ग्रेटर दैन 14, यहाँ पर सेट वही इस्तेमाल करना है 3, 5, 7, 9, 11, 12। अभी यहाँ पर जो कंडीशन हमको दी गई है 2x + 9 ग्रेटर दैन 14, फॉर ऑल के मुताबिक ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, यानी फॉर ऑल का जो कहना है कि हर एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। उसकी बात सही साबित कब होंगी, जब सबके सब एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब। और बात गलत कब साबित होंगी फॉर ऑल की, अगर हमने एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब है फॉर ऑल की बात गलत है, तो कंप्लीट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिलहाल x की वैल्यू 3 रख कर देखते हैं। x इक्वल टू 3 अगर होगा तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 3 पुट करें, ये होगा 2 × 3 + 9 15 हमको 14 से बड़ा मिल गया। यानी जो कंडीशन है यहाँ पर x इक्वल टू 3 के लिए ट्रू है। वैसे आप वैल्यूज़ 5, 7, 9, 11, 12 रख कर देखें तो आप देखें यहाँ पर हमको 19, 23, 27, 31 मिलेगा। आप वैल्यूज़ रख कर देखें, जैसे यहाँ पर हमने x इक्वल टू 5 रखा तो 10 + 9 19, 7 रखने के बाद 14 + 9 23 और ये होगा 18 + 9 27। इस तरह से हमको यहाँ पर सभी वैल्यूज़ मिल गए और सबके सब यहाँ पर जो मिली हमको वैल्यूज़ ये 14 से बड़ी है। जैसे हम यहाँ पर x इक्वल टू 12 अगर रखते हैं तो 2 × 12 + 9 33 हो गया, ये भी हमको 14 से बड़ा मिल गया। तो फॉर ऑल का जो रिक्वायरमेंट था क्या था, फॉर ऑल मतलब जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसके मुताबिक इफ़ ऑल एलिमेंट्स
सेटिस्फाई गिवन कंडीशन देन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, तो ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें लिखना है डुअल। डुअल लिखने के पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि डुअल में होता है क्या। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि जो कंजक्शन होता है उसका डुअल होता है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का डुअल होता है कंजक्शन, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एंड का डुअल और होता है, और का डुअल एंड होता है। कभी कभी यहाँ पर एंड की बजाय बट का भी इस्तेमाल करते हैं, बट का डुअल और का डुअल बट ऐसे। इसके अलावा जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है इसका डुअल होता है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का डुअल होता है कॉन्ट्राडिक्शन। हमें जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, स्टेटमेंट पैटर्न में सिर्फ रिप्लेस करना है एक दूसरे के डुअल को। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पी और क्यू एंड आर, और इसका डुअल लिखना है हमको, तो बहुत आसान है। इसका डुअल होगा पी एज इट इज़, और का डुअल एंड क्यू, एंड का डुअल आर, ये इसका डुअल तैयार होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, जब इसका डुअल लिखेंगे हम तो ये भी वैसे ही होगा, पी एज इट इज़, एंड को रिप्लेस करेंगे और से, क्यू एंड को फिर रिप्लेस करेंगे और से, ये डुअल तैयार हो गया इस स्टेटमेंट पैटर्न का। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल, इसका डुअल होगा पी एंड क्यू, यहाँ पर होगा और आर एंड एस। हमने सिर्फ एंड और इनको रिप्लेस किया अपने अपने डुअल से। चौथा देखिए यहाँ पर, चौथा है पी एंड नॉट क्यू, तो पी एंड नॉट क्यू का डुअल होगा पी और नॉट क्यू। नेगेशन पर कोई असर नहीं पड़ता डुअल का, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट है नॉट पी और क्यू एंड नॉट आर एंड एस, तो इसका डुअल होगा नॉट पी एंड क्यू और नॉट आर और एस। इसके बाद जो ये एग्जांपल है आप ख़ुद करके देखिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल देखिए, सातवां एग्जांपल ये है, जो इसका नेगेशन होगा, सॉरी नेगेशन डुअल होगा वो होगा नॉट पी एंड क्यू, ठीक है। हमने और को रिप्लेस किया एंड से, फिर यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, और ये जो एंड है उसका डुअल होगा और, इसके बाद पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू और नॉट एस, ठीक है। ये 7 एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद 8वां एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 8वें एग्जांपल में कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल किया गया है। कॉन्ट्राडिक्शन का डुअल टॉटोलॉजी होता है, जिसे स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन का डुअल हमने यहाँ पर टी लिखा, और के लिए एन लिखना है पी, और का डुअल सॉरी एन का डुअल और क्यू, और का डुअल एन, ये डुअल तैयार हो गया 8वां। अब 9वां एग्जांपल देखिए, 9वें एग्जांपल का फिर से हमें डुअल लिखना है, तो ये होगा नॉट पी एंड क्यू और आर, और टोटोलॉजी का डुअल होगा कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि सी। पी और क्यू और सी, ये एग्जांपल भी आसान है, पी एंड क्यू एंड सी यानी कॉन्ट्राडिक्शन, इसका डुअल होगा टी। ये पी क्यू जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है। तो डुअल के एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है x + 8 > 11 और y - 3 = 6। ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है और उसका नेगेशन लिखना है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन कैसे लिखे जाते हैं ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। सबसे पहले इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले पी और क्यू मालूम कर लेते हैं। यहाँ 2 सिंपल स्टेटमेंट है, x + 8 > 11 और कनेक्टिव है, लॉजिकल कनेक्टिव कह सकते हैं आप इसे, और y - 3 = 6, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो इसको p कंसिडर करेंगे, इसको q कंसिडर करेंगे। तो p x + 8 > 11 और q y - 3 = 6। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, दरमियान में r है, मतलब p और q उसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। और जब हम नेगेशन लिखते हैं तो नेगेशन लिखने का तरीका हमने सीखा था इस तरह के एग्जांपल में। इसका जो नेगेशन होगा p और q का, p और q का नेगेशन लिखते वक्त इन दोनों के नेगेशन लिखना है, p का नेगेशन अलग, q का नेगेशन अलग, और जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया गया है उसका डुअल लिखना है। तो और का डुअल होता है एंड। तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं नेगेशन ऑफ p और q होता है नॉट p एंड नॉट q। इस और को आप वर्बल फॉर्म में p और q भी लिख सकते हैं, इस एंड को वर्बल फॉर्म में नॉट p एंड नॉट q इस तरह से लिखना है। और जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉट p और नॉट q की। हमारे पास ऑलरेडी p और q है, तो इन दोनों के नेगेशन भी मालूम करने पड़ेंगे। तो नॉट p और नॉट q मालूम कर लेते हैं हम। नॉट p होगा x + 8
क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन दिया हुआ है तो इसका जो निगेशन होगा वो लेस दैन इक्वल टू होगा, जैसे कि यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू हमने यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पर इक्वल टू है तो जब हम नॉट क्यू लिखेंगे तो नॉट इक्वल टू यहाँ पर हमको लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्बल फॉर्म दिया हुआ है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका निगेशन का फॉर्म हमने तैयार किया वो हमें यूज़ करना है। तो निगेशन क्या होगा इसका, नॉट पी एंड नॉट क्यू। नॉट पी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, नॉट क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करना है। नॉट पी एंड नॉट क्यू बन जाएगा x प्लस 8 लेस दैन इक्वल टू 11 एंड y माइनस 3 नॉट इक्वल टू 6। ये दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल 11 लेस दैन 15 एंड 25 ग्रेटर दैन 20 सिमिलर है। यहाँ पर जो कनेक्टिव है एंड है यानी कंजक्शन है। इसके अलावा जो p है वो 11 लेस दैन 15 को कंसिडर करना है, 25 ग्रेटर दैन 20 को हम q कंसिडर करेंगे। ये p q कंसिडर कर लिए। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा p एंड q, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। नेगेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, p एंड q का नेगेशन क्या होगा, तो नॉट p और नॉट q उसका नेगेशन होगा ये इस तरह। वर्बल फॉर्म इसका होगा नेगेशन ऑफ p एंड q, नेगेशन ऑफ p एंड q, और ये साइड में मिलेगा नॉट p और नॉट q। तो अब क्या करना है हमको, नॉट p और नॉट q की ज़रूरत पड़ेगी नेगेशन लिखने में। तो नॉट p और नॉट q 11 लेस दैन का नेगेशन होगा 11 ग्रेटर दैन इक्वल टू, और 25 ग्रेटर दैन का 25 लेस दैन इक्वल टू 20। अब जो फॉर्म हमारे पास है नॉट p और नॉट q, बस वैल्यूज असाइन करना है। यहाँ पर p की वैल्यू इधर रख दे, q की वैल्यू यहाँ पर रख दे। तो ये होगा 11 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 और 25 लेस दैन इक्वल टू 20। सेकंड एग्जांपल जो थी उसका भी डुअल हमने लिख लिया। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ रोम्बस। तो पी क्यू क्लियरली यहाँ पर जो इफ एंड ओनली इफ है, सॉरी इफ एंड इफ, ये है इसका कनेक्टिव जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, इसको हमने पी कंसिडर किया, रोम्बस इट इज़ रोम्बस ऐसे क्यू कंसिडर किया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हमको ऐसे मिलेगा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है, अब आपको पता है कि जो बाइकंडीशनल का नेगेशन होता है, बाइकंडीशनल का नेगेशन मालूम करने का तरीका हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे सॉल्व करके भी मालूम कर सकते हैं। पहले आप इसे कन्वर्ट करें, p इम्प्लाइज q एंड q इम्प्लाइज p में, फिर सॉल्व करके ये स्टेप तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था। अगर ये नेगेशन वाला फार्मूला आपको मालूम नहीं है बाइकंडीशनल का तो सॉल्व करने के लिए, इसके बाद इसको आप वर्बल फॉर्म में लिख कर देखें तो वर्बल फॉर्म इसका होगा p एंड, यहाँ पर कंजक्शन की जगह हमको सिर्फ एंड रिप्लेस करना है, यहाँ पर कंजक्शन की जगह फिर से एंड रिप्लेस करना है, और यहाँ पर रिप्लेस करना है आर। तो इस तरह से वर्बल फॉर्म हमारा यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से हमें नॉट क्यू और नॉट पी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नॉट पी और नॉट क्यू मालूम कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ रोम्बस, और सिर्फ रिप्लेस करना है वैल्यूज़ को। कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशन के फार्मूले हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो मालूम नहीं होंगे तो जाहिर है कि कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं लिख पाएंगे। तो इसका जो नेगेशन होगा p एंड नॉट q और नॉट p एंड q, तो देखिए यहाँ पर हमें p की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करना है, इसके अलावा नॉट q की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। नॉट p जो है ये वैल्यू इधर रखना है, और q की वैल्यू रखना है यहाँ पर इधर, और सिर्फ एंड और एंड इसे एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर इस तरह का हमको स्टेटमेंट मिलेगा। p की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, उसके बाद में नॉट q, ठीक है, और फिर उसके बाद p एंड q। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमें दिया गया था उसका नेगेशन है। नेक्स्ट, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग। बिल्कुल सिमिलर सॉल्व करना है तो हम ज़्यादा वक्त इसके अंदर भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसको लिखने का कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट प्रेजेंटेशन है। तो p इट इज़ कोल्ड, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ कोल्ड एंड इट इज़ रेनिंग, ये दो स्टेटमेंट तैयार होंगे। दरमियान में जो कनेक्टिव है वो एंड है। तो p एंड q इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। p एंड q का नेगेशन क्या होता है हमने इससे पहले भी देखा। हमें यहाँ पर नॉट p नॉट q की ज़रूरत पड़ेगी, तो नॉट p नॉट q ये भी तैयार है। इट इज़ कोल्ड का इट इज़ नॉट कोल्ड, इट्स रेनिंग का इट इज़ नॉट रेनिंग, इस तरह से, और सिर्फ एडजस्ट करना है। ये इसका नेगेशन तैयार हो गया। इफ़ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, लेकिन इस बार इसमें 3 सिंपल स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से है, इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो p q r इस तरह इसको हम कंसिडर करेंगे। इट इज़ रेनिंग को p, वी विल गो से q,
वी विल प्ले फुटबॉल, इसको लिख कर आए हमको आर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म भी देखें अब इसे, इफ़ इट इज़ रेनिंग, ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव है और ये कनेक्टिव है। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा इफ़ पी देन क्यू एंड आर, ये इस तरह से उसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। अब नेगेशन लिखते वक्त देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मसला है। जब हम कंडीशनल का नेगेशन लिखते हैं, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का नेगेशन होता है फर्स्ट एज इट इज़ एंड नेगेशन ऑफ सेकंड। इस बारे में हमने पढ़ा था पिछला वीडियो के अंदर कि पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन तैयार कैसे करना है। तो यहाँ पर इसका नेगेशन क्या होगा, पी इम्प्लाइज इंटू ब्रैकेट क्यू एन आर का। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर जब इसका नेगेशन लिखना होगा तो फर्स्ट जो है उसको एज इट इज़ लिखना है। इसमें फर्स्ट सेकंड कौन है, तो पी फर्स्ट है और ये ब्रैकेट है सेकंड, ठीक है। जब हम नेगेशन लिखेंगे तो पी यानी फर्स्ट एज इट इज़ होगा और ब्रैकेट यानी क्यू एंड आर का नेगेशन हमको लिखना है। तो नेगेशन क्यू एंड आर, ये नेगेशन तैयार हो गया इस पैटर्न का। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ये होगा पी, ये कंजक्शन जैसे कि वैसे, और जब हम इस पार्ट का नेगेशन लिखेंगे, नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर, तो कंजक्शन का नेगेशन लिखने का तरीका हमारे पास ऑलरेडी है। क्या करते हैं हम इसके अंदर दोनों का नेगेशन लिखते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ आर, और जो कंजक्शन है या फिर एंड है उसका डुअल, तो दरमियान में आएगा आर। और फिर इसको अगर हम वर्बल फॉर्म में लिखते हैं तो ये होगा पी एंड नॉट क्यू और नॉट आर, ये होगा दिए हुए पैटर्न का नेगेशन। तो ये हमें यूज़ करना है इधर। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉट क्यू और नॉट आर की, तो सिर्फ नॉट क्यू और नॉट आर हम मालूम करेंगे और सिर्फ वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, पी एंड नॉट क्यू और नॉट आर। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दे, पी की वैल्यू इट इज़ रेनिंग, नॉट क्यू वी विल नॉट गो, और नॉट आर वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। सिर्फ वैल्यू आसान किया और जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया था उसका नेगेशन तैयार है। इसके बाद नेक्स्ट है √2 इज़ रेशनल नंबर। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन होगा √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने का तरीका भी हमने सीखा था। क्वांटिफायर का नेगेशन भी हमें लिखना है पहले, जैसे ऑल का नेगेशन होगा सम, या फिर फॉर ऑल का नेगेशन फॉर सम होगा। इसके अलावा अगर सिंबॉलिक दिया हुआ है फॉर ऑल तो उसका नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल। और जो ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस होता है क्वांटिफायर के साथ, उस ओपन सेंटेंस का भी हमें नेगेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने पहले इसे पी कंसीडर कर लिया, इससे हम क्वांटिफाइड की शक्ल में अगर लिखते हैं तो ऑल ये क्वांटिफायर है, और जो ओपन सेंटेंस है क्वांटिफायर के साथ में वो है नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इन दोनों के नेगेशन हमें साथ में लिखना है। जब हम नॉट पी लिखेंगे तो ऑल का नेगेशन होगा सम, और नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, ये इसका सिंपल स्टेटमेंट का जो ओपन सेंटेंस दिया हुआ है उसका नेगेशन होगा नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर्स। तो ये नेगेशन तैयार है इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का। नेक्स्ट, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट n² प्लस n प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। इसमें क्वांटिफायर है फॉर ऑल और साथ में इसके ओपन सेंटेंस इस तरह से दिया हुआ है। तो जब इसका हम नेगेशन लिखेंगे तो फॉर ऑल का नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट, और इस ओपन सेंटेंस का, इसे मैं ओपन सेंटेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इसमें क्वांटिफायर ना होता तो ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट जिसे हम कह रहे हैं वो स्टेटमेंट भी ना होता। क्वांटिफायर की वजह से ये स्टेटमेंट है। क्वांटिफायर नहीं है तो ये सिर्फ एक सिंपल ओपन सेंटेंस है, सिर्फ ओपन सेंटेंस है क्वांटिफायर के बगैर। क्वांटिफायर उसे स्टेटमेंट बनाता है, इसीलिए ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहलाती है। तो फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट लिख दिया, और ये जो ओपन सेंटेंस है इसका नेगेशन क्या होगा, तो सिंपल है n बिलोंग्स टू n, n² प्लस n प्लस 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ये इसका नेगेशन तैयार हो गया। नेक्स्ट, ये 9th नंबर है शायद, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस दैन 20। फिर से ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसका नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल, और ये जो लेस दैन यहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में,
और हमने इसे पी कंसिडर कर दिया, ठीक है। यहाँ करेक्शन कर लिया आप, यहाँ पर आप इसे फॉर ऑल लिखें, ठीक है। क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, पी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स लेस दैन 17 लेस दैन 20। तो फॉर ऑल का नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट, और जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे इस ओपन सेंटेंस का, तो ये होगा एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट एक्स माइनस 17 ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। अगर यहाँ पर देयर एग्जिस्ट होता, सपोज यहाँ पर देयर एग्जिस्ट होता, तो कंप्लीट स्टेटमेंट सेम होता, बस यहाँ पर हमें फॉर ऑल में उसे कन्वर्ट करना होता। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट कन्वर्स इन्वर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापॉजिटिव कैसे मालूम किया जाता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एक्स लेस दैन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं इफ़ पी देन क्यू। ऐसे ये जो एक्स लेस दैन वाई है इसको आप पी कंसिडर करें, एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर को क्यू कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इफ़ पी देन क्यू, और सिम्बॉलिक फॉर्म इसका होगा पी इम्प्लाइज क्यू, जहाँ पर पी की वैल्यू एक्स लेस दैन वाई है और क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर। सबसे पहला काम है हमारा कन्वर्स मालूम करना। कन्वर्स क्या होता है पी इम्प्लाइज क्यू का, वो होता है क्यू इम्प्लाइज पी। क्यू इम्प्लाइज पी मतलब इफ़ क्यू देन पी, इसे आप लिख सकते हैं इफ़ क्यू देन पी। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपको यहाँ से रखना है, ये क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर, और पी जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है एक्स लेस दैन वाई। इन दोनों को यहाँ पर पुट करें तो आपको मिलेगा इफ़ एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस दैन वाई। ये कन्वर्स तैयार हो गया। इसके बाद इन्वर्स अगर आप देखें तो इन्वर्स होगा नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। तो सबके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट पी और नॉट क्यू की। एक्स लेस दैन वाई, इसका नेगेशन होगा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई, ठीक है। इसका जब हम इन्वर्स लिखेंगे उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई और नेगेशन ऑफ क्यू होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये जो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू है, जिसे हम इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू लिख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करना है हमको। यहाँ पर p पुट करना है और इधर पुट करना है q। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो स्टेटमेंट है हमें इस तरह मिलेगा, इफ़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसके बाद हम मालूम करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है नॉट q इम्प्लाइज नॉट p। इसको आप लिख सकते हैं इफ़ नॉट q देन नॉट p। वैल्यू असाइन करें, यहाँ पर p यहाँ पर रखना है और नॉट q यहाँ रखना है। तो स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पर इफ़ एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई। ये कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापॉजिटिव हो गया पहले एग्जांपल का। नेक्स्ट है अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ़ द वुमन इन इट इज़ लिटरेट। तो यहाँ पर हमने पहले भी बात किए थे कि जो स्टेटमेंट होता है अगर इस तरह से दिया हुआ है इफ़ पी देन क्यू, तो इफ़ और देन के बाद जो टर्म होती है, बीच में जो टर्म होती है इफ़ और देन के दरमियान में, उसे p कंसिडर करना है, देन के बाद की टर्म को q कंसिडर करना है। या फिर स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है q इफ़ p, तो जो इफ़ के बाद होता है यहाँ पर भी जो इफ़ के बाद है उसको आपको p कंसिडर करना है। तो फिलहाल जो स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ़, तो इफ़ के बाद जो है उसे हमें p कंसिडर करना है q इफ़ p, ठीक है। इसका जो सिम्बॉलिक फॉर्म होगा वो भी p इम्प्लाइज q होगा। इसके बाद इसका जब हम कन्वर्स लिखेंगे उसमें हमें पी क्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पी और क्यू क्या है हमने पहले भी देखा, इफ़ के बाद वाली जो टर्म है द वुमन इन इट इज़ लिटरेट, ये पी है, और क्यू अ फैमिली बिकम लिटरेट ये है, ठीक है। जो कन्वर्स है, कन्वर्स का फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है क्यू इम्प्लाइज पे, ये आपको याद कर लेना है। एग्जाम में कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापॉजिटिव हमको मालूम करने होते हैं। तो पी इम्प्लाइज क्यू का कन्वर्स है क्यू इम्प्लाइज पी। पहले क्यू लिखना है इफ़ अ फैमिली बिकम लिटरेट देन द वुमन इन इट इज़ लिटरेट। ये इस तरह से हमको इसका फॉर्मेट तैयार करना है कन्वर्स का, और ये कन्वर्स तैयार है इसका इफ़ अ फैमिली बिकम लिटरेट यानी इफ़ क्यू देन पी, ये तैयार हो गया। इसके बाद देखेंगे इन्वर्स। इन्वर्स होता है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू यानी इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी नॉट पी नॉट क्यू की। पी क्यू तैयार है, इन दोनों के निगेशन लिखना है सिर्फ। तो पी का निगेशन होगा द वुमन इन इट इज़ नॉट लिटरेट, और क्यू का निगेशन होगा अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। इस तरह से नॉट पी और नॉट क्यू मिलेंगे, और इन दोनों को बस यहाँ पर पुट करना है इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। नॉट पी की जगह पर ये वैल्यू पुट करना है और नॉट क्यू की जगह पर ये वैल्यूज़। ये उसका इन्वर्स तैयार हो गया। कंट्रा पॉजिटिव जब तैयार करेंगे हम, तो कंट्रा पॉजिटिव का फॉर्म भी हमारे सामने दिया हुआ है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी मतलब इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी। वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पर, नॉट क्यू की वैल्यू यहाँ से
नॉट पी की वैल्यू यहाँ से, और ये उसका कंट्रा पॉजिटिव तैयार हो गया। इफ़ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन द वुमेन इट इज़ नॉट लिटरेट। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ सरफेस एरिया डिक्रीज देन प्रेशर इंक्रीज। तो इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज ये पी होगा, प्रेशर इंक्रीज ये होगा क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। इफ़ पी देन क्यू का पी इम्प्लाइज क्यू होगा। ठीक है, जिसमें पी की वैल्यू होगी सरफेस एरिया डिक्रीजेस और क्यू होगा प्रेशर इंक्रीजेस। पहले कन्वर्स लिखेंगे, कन्वर्स का जो फॉर्म है वो होता है क्यू इम्प्लाइज पी। तो कन्वर्स होगा इफ़ क्यू देन पी, यानी इफ़ प्रेशर इंक्रीज देन सरफेस एरिया डिक्रीज। इस तरह से हमको इसका कन्वर्स मिलेगा। नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स में हमको लिखना है नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, यानी इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। ज़रूरत पड़ेगी नॉट पी की और नॉट क्यू की, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। नॉट पी क्या होगा, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, और क्यू प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दे, तो इफ़ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज जो कि पी की वैल्यू है, देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज नॉट क्यू की वैल्यू, ये इसका इन्वर्स तैयार होगा। नेक्स्ट है कंट्रा पॉजिटिव, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करना है। इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी, यहाँ पर पी पुट करना है नॉट पी, और यहाँ पर पुट करना है नॉट क्यू। तो ये क्या बन जाएगा, इफ़ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। चौथा है इफ़ वोल्टेज इंक्रीज देन करंट डिक्रीज। सेम क्वेश्चन है, इसमें वोल्टेज इंक्रीज पी होगा, करंट डिक्रीज ये होगा क्यू। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी इम्प्लाइज क्यू होगा, पी क्यू की वैल्यू वोल्टेज इंक्रीज करंट डिक्रीज इस तरह से होंगी। सबसे पहले कन्वर्स मालूम करेंगे, तो आप जानते हैं किस तरह हमको मालूम करना है। पहले हम इफ़ क्यू देन पी लिखेंगे और वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। यहाँ पर क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट किए और पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। इफ़ करंट डिक्रीज देन वोल्टेज इंक्रीज, ये उसका कन्वर्स हो गया। उसी तरह इन्वर्स कैसे मिलेगा, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं। इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू, निगेशन मालूम करना पड़ेगा। वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, करंट डज नॉट डिक्रीज, इस तरह से नॉट पी नॉट क्यू मिलेगा और सिर्फ वैल्यू असाइन करना है, ये उसका इन्वर्स तैयार हो गया। और फिर कंट्रा पॉजिटिव, कंट्रा पॉजिटिव में नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी लिखना होता है, ये हमने यहाँ पर लिखा। इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी, और फिर जो निगेशन वाले पार्ट थे वो यहाँ पर असाइन कर दिए। तो बहुत आसान होता है कन्वर्स इन्वर्स कंट्रा पॉजिटिव मालूम करना। शुरुआत कहाँ से करना है आपको, पहले उसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पी इम्प्लाइज क्यू में पी की वैल्यू निकाल लेना है, क्यू की वैल्यूज़ निकाल लेना है, जो कि एक स्टेटमेंट की शक्ल में हमको मिलेंगी। उन दोनों के निगेशन आप शुरुआत में मालूम करें तो भी अच्छा होता है। फिर जो कन्वर्स इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव के पैटर्न हैं, उनके जो सिंबॉलिक फॉर्म है उनको आपको वर्बल फॉर्म में लिखना है सिर्फ। जैसे यहाँ पर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी जो था कंट्रा पॉजिटिव का सिंबॉलिक फॉर्म या जो उसका पैटर्न था उसे हमने वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वैसे ही आपको इसे कन्वर्ट करना है बस। तो जो एक्सरसाइज हमारी थी 1.3 उसके तकरीबन सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर का। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।